नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश पटवारी की आपकी हिंदी की क्लासेस चल रही है और उसी के अंतर्गत आपका जो प्रैक्टिस सेट 8th नंबर का है वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। 7 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपके हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपके इस प्रैक्टिस सेट में हमने लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला जो प्रश्न है उसे हमको देखना है यहाँ पर। पहला प्रश्न है आपका, कवि केशवदास कृत रामचंद्रिका की भाषा है। ठीक है, यानी केशवदास ने जो रामचंद्रिका की रचना की उसकी भाषा कौन सी है। पहला ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पर ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन है कोरवी, तीसरा है मैथिली और चौथा है आपका यहाँ पर अवधी भाषा। ठीक है, तो कवि केशवदास कृत रामचंद्रिका की भाषा कौन सी है, इसका सही आंसर हमको बताना है यहाँ पर। तो ना तो कोरवी भाषा में आपकी रामचंद्रिका की रचना हुई है, ना ही मैथिली भाषा में रामचंद्रिका की रचना हुई है और ना ही अवधी भाषा में रामचंद्रिका की रचना हुई है। ब्रज भाषा में कवि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की है। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ना कि कोरवी, मैथिली और अवधी भाषा इसका सही आंसर आएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रज भाषा में कवि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की है। अब यहाँ से एक प्रश्न और आपका बन सकता है कि कवि केशवदास की कृति है, तो उसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रामचंद्रिका भी रहेगा, तो आपको जो सही आंसर लगाना है वो लगाना है रामचंद्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है इसका दयानंद सरस्वती जी ने, राजा राम मोहन राय ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ना तो स्वामी विवेकानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की, ना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आर्य समाज की स्थापना की और ना ही राजा राम मोहन राय जी ने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती जी जो है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी और एमपी पटवारी स्पेशल सामान्य हिंदी के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपका ये। इसमें ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है हमने जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। व्यापम की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे, ऐसे प्रश्नों का समावेश इस सीरीज में हमने किया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण आपका प्रैक्टिस सेट है और क्लास के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 25 में से आपको हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हर टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न लिए हुए हैं हमने। ठीक है, पटवारी का जो सिलेबस है उसमें जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उस टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न हमने लिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखें तो तीसरा प्रश्न है भाषा से रिलेटेड कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है इसका अक्षर, दूसरा ऑप्शन जो है वो है वर्ण, तीसरा ऑप्शन है पद और चौथा है वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। तो ना तो अक्षर होगी, ना पद होगी और ना ही आपका वाक्य होगी। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी वर्ण। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पद की बात करें तो शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में कर लेते हैं तो वो आपका पद कहलाता है और वर्णों का सार्थक समूह आपका क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह आपका वाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ से वाक्य, शब्द और पद, ये यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि शब्दों को प्रयोग जब हम वाक्य में कर लेते हैं तो वो पद कहलाता है, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है आपका, वाक्य कहलाता है और वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है आपका, शब्द कहलाता है। तो फिलहाल जो तीसरा वाला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वर्ण, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी विचारों का विनिमय करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। लिपि कहते हैं, भाषा कहते हैं, बोली कहते हैं या व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे ना हम लिपि कहेंगे, ना हम बोली कहेंगे और ना ही व्याकरण कहेंगे, उसे हम कहेंगे भाषा।
भाषा के माध्यम से हम अपने भावों एवं हमारे जो विचार होते हैं उनका विनिमय करते हैं या आदान प्रदान करते हैं। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा कि भाषा के द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, फुनगी शब्द क्या है? संकर शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव है या देशज? तो यहाँ पर संकर अर्थात दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बना है वो संकर शब्द कहलाता है आपका। तत्सम अर्थात तत् धन सम यानी के समान अर्थात संस्कृत के समान शब्द जो होता है वो तत्सम कहलाता है। और संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हुए हैं ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। और देश में ही जन्मे तद आपके जो शब्द होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो फुनगी शब्द क्या है यहाँ पर, यह आपको बताना है, ठीक है। तो फुनगी शब्द ना तो संकर शब्द है, ना तत्सम शब्द है और ना ही तद्भव शब्द है, यह आपका देशज शब्द होगा। जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि देश में जन्मा शब्द देशज शब्द कहलाता है और फुनगी शब्द जो है आपका वो देशज शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी शब्द नहीं है। तो कर्फ्यू, दर्पण, बाल्टी और रेल यात्री। तो रेल यात्री आपका विदेशी शब्द है। यहाँ पर बाल्टी जो है ये विदेशी शब्द है और कर्फ्यू भी विदेशी शब्द है। हमसे पूछा है कौन सा नहीं है विदेशी शब्द, तो ये तीनों तो हैं, इसलिए ये तीनों गलत होंगे क्योंकि हमसे यहाँ क्या पूछा है, कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। तो दर्पण जो है वो विदेशी शब्द नहीं है। जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम यदि देखें तो सत उपसर्ग का प्रयोग किस पद में नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। सत उपसर्ग का प्रयोग किस पद में नहीं हुआ है? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग संस्कृत के होते हैं, हिंदी के होते हैं और अरबी फारसी के भी उपसर्ग होते हैं। तो सत उपसर्ग का प्रयोग किस पद में नहीं हुआ है? तो उपसर्ग कैसे देखते हैं हम, जैसे सत धन कर्म बराबर हो जाएगा आपका सत्कर्म, सत धन जन बराबर हो जाएगा सज्जन और सत धन आचार बराबर हो जाएगा सदाचार। लेकिन सत धन कार सहकार नहीं होगा। तो सत उपसर्ग का प्रयोग किस पद में नहीं हुआ है? तो सहकार में नहीं हुआ है। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही सही आंसर हो जाएगा क्योंकि किस पद में नहीं हुआ है ऐसा पूछा है। तो सत्कर्म में हुआ है इसलिए गलत होगा, सज्जन में हुआ है इसलिए गलत होगा और सदाचार में भी हुआ है इसलिए गलत होगा। लेकिन सत धन कार नहीं होता, सहकार में सत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय है। अब प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो आठवां प्रश्न में चार ऑप्शन दे रखे हैं, इक होगा, इत होगा, इक होगा या इत होगा। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो उपचार धन इक बराबर औपचारिक होता है, ठीक है। उपचार धन इक बराबर क्या होगा आपका? औपचारिक। तो औपचारिक में इक प्रत्यय होगा, ठीक है। ना तो इत होगा, ना बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा, ना इत होगा, इक प्रत्यय होगा क्योंकि औपचारिक में यहाँ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो उपचार धन इक बराबर औपचारिक होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो डिबिया शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय को यहाँ पर अलग अलग करना है, पृथक पृथक करना है। तो डिब धन इया होगा, डिब्बा धन इया होगा, डिबी धन या होगा या डी धन बिया होगा। तो डी धन बिया नहीं होता क्योंकि बिया कोई प्रत्यय नहीं है। डिबी धन या, यहाँ पर भी कोई प्रत्यय नहीं होगा। डिब धन इया, तो यहाँ पर भी आपका डिब कोई आपका मूल शब्द नहीं होगा। डिब्बा आपका यहाँ पर मूल शब्द होगा और इया जो होगा वो प्रत्यय होगा। तो डिब्बा मूल शब्द और इया प्रत्यय से एक नए शब्द का निर्माण हुआ और वो नया शब्द कौन सा है? डिबिया। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा कि डिबिया शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को पृथक पृथक करना है, अलग अलग करना है, तो डिब्बा मूल शब्द हो जाएगा और इया प्रत्यय हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, पहरोनी शब्द में प्रत्यय है। पहरोनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। हरोनी प्रत्यय, ओनी प्रत्यय, औनी प्रत्यय या रौनी प्रत्यय। तो पहरोनी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो पहर धन औनी बराबर क्या हो जाएगा आपका? पहरोनी। जिस प्रकार मन धन ओती बराबर मनोती होता है, ठीक है, बाप धन ओती बराबर बपोती होता है, इसी प्रकार पहर धन ओनी बराबर पहरोनी होता है।
तो यहाँ हरोनी प्रत्यय नहीं होगा, ना ही ओनी प्रत्यय होगा, इसमें ओनी प्रत्यय होगा। चौथा वाला ऑप्शन जो दे रखा है रोनी, वो भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श वर्ण किसके अंतर्गत आता है? मूल स्वर में, घोष वर्ण में, संयुक्त वर्ण में या तालव्य में? तो मूल स्वर में श वर्ण नहीं आता है, ना ही घोष वर्ण में आता है और ना ही तालव्य में आता है। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत श वर्ण आता है। किस प्रकार लिखते हैं इसको हम? तो इसको कैसे लिखते हैं, हम इसका उच्चारण करते हैं तो क धन श बराबर क्या हो जाता है आपका श। ठीक है, क धन श बराबर क्या हो जाता है आपका श। तो श वर्ण संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार त्र भी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, त धन र बराबर त्र हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार श्र भी आपका जो रहता है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, और ज्ञ भी जो होता है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। क्योंकि अब जब इसको हम वर्ण विच्छेद करते हैं या जब इसका उच्चारण करते हैं तो ज धन य बराबर आपका हो जाता है ज्ञ। फिलहाल हमसे श का पूछा है तो क धन श बराबर श हो जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न हो उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर न हो ऐसा पूछा है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें गुंजन कहते हैं, अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं या अल्प प्राण कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न हो उन्हें ना तो गुंजन कहेंगे, ना उन्हें हम सघोष कहेंगे और ना ही अल्प प्राण कहेंगे, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गुंज पैदा न हो वह अघोष कहलाते हैं। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में विशिष्ट अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीति होती है। हास्यास्पद रचना से, अभिधा शब्द शक्ति से, लक्षणा शब्द शक्ति से या व्यंजना शब्द शक्ति से। तो कल की क्लास में भी ये प्रश्न लिया गया था लेकिन इसका आंसर हमने लगाया था अभिधा, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। लक्षणा शब्द शक्ति में विशिष्ट अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीति होती है। तो हास्यास्पद रचना से नहीं होती, ना ही अभिधा से होती है और ना ही व्यंजना शब्द शक्ति से होती है। लक्षणा शब्द शक्ति से आपके विशिष्ट अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीति होती है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर जो कल हमने टिक लगाया था उसमें करेक्शन कर लेना है, लक्षणा शब्द शक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो सीमा ने कल रिक्त स्थान काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। निपात से रिलेटेड आपका प्रश्न है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें ही, दूसरा है मात्र, तीसरा है भर और चौथा है भी। तो सीमा ने कल ही काम नहीं किया था, या सीमा ने कल मात्र काम नहीं किया था, या सीमा ने कल भर काम नहीं किया था, या सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। तो भी निपात का यहाँ पर प्रयोग होगा, ना कि ही, मात्र और भर का। तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। तो यहाँ पर भी निपात का हम प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, गलत युग्मक को चुनना है, चयन करना है। ओष्ठ का होंठ, कदली का केला, कपोत का कौवा और चरम का चमड़ा। तो ओष्ठ का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है? होंठ, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसके अलावा कदली यानी केला हो जाता है, कपोत यानी कौवा नहीं होता, काक यानी कौवा होता है और कपोत यानी कबूतर होता है, चरम यानी चमड़ा हो जाता है। तो गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत युग्म यहाँ पर हमसे पूछा है। तो कपोत का अर्थ कौवा नहीं होता है। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पात और उत्पाद का सही युग्म अर्थ क्या होगा? उत्पन्न वस्तु और उपद्रव, उपद्रव और उत्पन्न वस्तु, उतारना और उत्पन्न या उतारना और उपद्रव। तो उत्पात का अर्थ होता है उपद्रव करना, ठीक है, और उत्पाद का अर्थ होता है उत्पन्न वस्तु। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ना कि पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो दूसरा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, उत्पात यानी उपद्रव और उत्पाद यानी उत्पन्न वस्तु। अगला प्रश्न देखें, अतल और अतुल का क्या अर्थ है? ठीक है, अतल और अतुल का क्या अर्थ होगा? गराह और अनुपमेय, गहराई और उपमेय, गहरा और अनुपमेय या गहरा और अनपमेय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अतल का अर्थ होता है गराह,
और अतुल का अर्थ होता है अनुपमेय। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ना कि दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला में आप कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो आप भला तो जग भला, आपसे अर्थात स्वयं से यहाँ पर तात्पर्य है। तो आप कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक तो नहीं होगा, ना ही प्रश्नवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक का प्रयोग नहीं है, और ना ही निश्चयवाचक होगा, ये निजवाचक होगा, क्योंकि आप अर्थात स्वयं से यहाँ पर तात्पर्य है। तो आप कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेष, विशेषण, प्रविशेषण या क्रिया विशेषण? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण शब्दों की भी जो विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो ना विशेष्य आंसर आएगा, ना विशेषण आएगा और ना ही क्रिया विशेषण आएगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा प्रविशेषण, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है, 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक या संकेतवाचक? तो यहाँ पर संकेत का प्रयोग नहीं है तो संकेतवाचक नहीं होगा, ना कि किसी प्रकार का गुण यहाँ पर दर्शाया गया है तो गुणवाचक भी नहीं होगा, ना ही आपका जो है निश्चित संख्यावाचक होगा। इसमें परिमाण की बात हो रही है कि 2 किलो अनाज, यानी निश्चित मात्रा हमको दे रखी है कि 2 किलो अनाज, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, परीक्षा, आयु, लगाव या घबराहट? तो घबराहट जो है हमारा वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो घबराहट स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन चौथा जो है गलत हो जाएगा। परीक्षा जो है ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी गलत होगा, और आयु भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन लगाव जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर लगाव हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इसका सही आंसर होगा। इसमें आपको कैसे पहचानना है, साला और साली इस प्रकार लगा के देख लेना है। साला पुल्लिंग के लिए और साली स्त्रीलिंग के लिए शब्द के आगे लगा लेना है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। जैसे साला परीक्षा नहीं होगा, साली परीक्षा होगा तो स्त्रीलिंग, साली आयु स्त्रीलिंग, साली घबराहट स्त्रीलिंग, लेकिन साला साली लगाव नहीं होगा, साला लगाव होगा, तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इस प्रकार आप पहचान सकते हैं। तो 21वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, तीसरे वाले ऑप्शन को हमको यहाँ पर लगाना है, लगाव जो है आपका पुल्लिंग शब्द होगा। अगला प्रश्न है, भारत का अतीत रिक्त स्थान था, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए गौरव शब्द का सही रूप कौन सा होगा? गौरवान्वित, गौरवपूर्ण, गरिमापूर्ण या गरिमामय? तो भारत का अतीत गौरवान्वित था, भारत का अतीत गौरवपूर्ण था, भारत का अतीत गरिमापूर्ण था या भारत का अतीत गरिमामयी था? तो भारत का जो अतीत है वो गौरवपूर्ण था। जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ना कि गौरवान्वित, गरिमापूर्ण और गरिमामयी। गौरव शब्द का सही रूप गौरवपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सत्य और अहिंसा का रिक्त स्थान संबंध है, भीषण, विकट, घनिष्ठ या निकट? तो सत्य और अहिंसा का भीषण संबंध है, सत्य और अहिंसा का विकट संबंध है, सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है या सत्य और अहिंसा का निकट संबंध है? इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखें हम, तो सत्य और अहिंसा का ना भीषण संबंध होगा, ना विकट होगा, ना ही निकट होगा, घनिष्ठ संबंध होगा। जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सत्य और अहिंसा का जो संबंध होगा वो घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, सही, सत्य और अहिंसा का संबंध घनिष्ठ संबंध है। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति रस की उत्पत्ति कब होती है? संसार से वैराग्य होने पर, क्रोध भाव दर्शाने के बाद, घोर विनाश के पश्चात या भय की स्थिति उत्पन्न होने पर? तो काव्य को पढ़ते, सुनते या लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, साहित्य में उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, एक तो विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। अब संचारी भाव की संख्या कितनी है ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, तो संचारी भाव की संख्या होती है 33। अब शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो संसार से वैराग्य होने पर। जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद आपको सही आंसर लगा देना है। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, रति नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से हुई है? करुण, वीर, श्रृंगार या इनमें से कोई नहीं? तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर हट जाएगा, इनमें से कोई नहीं तो नहीं आएगा। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। वीर का उत्साह होता है और करुण का क्या होता है? शोक। ठीक है, वीर का उत्साह होता है और करुण का क्या हो जाता है आपका? शोक। तो रति नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति ना करुण से होती ना वीर से होती है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अब श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इस प्रकार भी आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 25वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा श्रृंगार रस। ठीक है, तो यहाँ पर 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट में समाप्त होते हैं। अगले प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।